हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सीबीएसई 10 फिजिक्स। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक अभी तक हमारा चल रहा है, इलेक्ट्रिक चैप्टर, एंड इसमें हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आपने घरों में कई ऐसे डिवाइस यूज़ किए होंगे, या फिर कभी आपने टीवी बहुत लंबे समय तक चला लिया तो आप टच करके देखेंगे, थोड़ा सा उसमें से हीट आपको महसूस होगा। बल्ब वगैरह जलाया तो आप उसको टच करके देखेंगे तो उसमें से आपको हीट मिलेगा। इवन कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हम यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक से उसको जो है हीट किया जाता है, लाइक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया है ना। तो ये सब किस लिए पॉसिबल है? ये सब जो डिवाइसेस है जिनमें हमको हीट चाहिए होता है काम करवाने के लिए, इवन रूम हीटर हो गया या कुकिंग हीटर हो गया, ये सब डिवाइसेस में हमको क्या चाहिए होता है? हीट चाहिए होता है। ये हीट हम कहाँ से पैदा करते हैं? यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हैज़ या इलेक्ट्रिक करंट हैज़ गॉट सम हीटिंग इफेक्ट, है ना। एंड उसी हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम जो है आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये होता है, इसका रीज़न क्या है, एंड कैसे इसको हम जो है अपने यूज़ में लगा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी, राइट। ये हीट जो है एक एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए प्रोड्यूस करके हम इसको डिफरेंट काम में लगा सकते हैं। ठीक है, एंड हमने ये सीखा भी है कि कैसे इसको करना चाहिए, तो उसी के हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस थ्री इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। वन ऑफ देम इज हीटिंग इफेक्ट, देयर इज मैग्नेटिक इफेक्ट जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, एंड केमिकल इफेक्ट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी से पैदा की जा सकती है। अभी हम लोग जो डिस्कस करने जाएंगे वो है, या फिर डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, हम कोई ऐसा वायर से पास कर रहे हैं जिसका रेजिस्टिविटी हाई है। आपको पता है कि किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस हाई होता है, उसमें से जो करंट फ्लो करता है वो बहुत कम फ्लो करता है। ठीक है, दैट मीन्स वो जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस पावर हाई होने की वजह से करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, ये बात समझ में आपको? जैसे नाइक्रोम वायर, मैंने पिछले क्लास में बताया था, नाइक्रोम एक वायर है जिसमें आपका निकल एंड क्रोमियम ज़्यादा मात्रा में होता है, एंड अदर मेटल्स भी होते हैं जिसको मिक्स करके ये वायर बनाया जाता है। ठीक है, तो नाइक्रोम वायर, इट ट्राइज टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, एंड इन द प्रोसेस wire becomes very hot and produces heat. This is called the heating effect of the electric current. ये हमारा डेफिनेशन हो गया कि कोई भी कंडक्टर के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने की कोशिश करते हैं, वो क्या करता है? उस इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, एंड इन दैट प्रोसेस एक हीट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ ये हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, इसको समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप जोर जोर से आपके हाथ के दोनों पाम को जो है रब कीजिए थोड़ी देर तक, एंड आपको जो है एक हीट महसूस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फ्रिक्शन की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस हुआ है ना। आप एक हाथ को ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन हुआ उसके वजह से एक हीट एनर्जी या हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो सेम वे एक रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है? रेजिस्टेंस उस करंट को रोकने का कोशिश करता है, एंड करंट जो है फ्लो करने की कोशिश करता है। तो देयर इज यहाँ पर दोनों का क्या है? एक ऑपोजिट डायरेक्शन। करंट फ्लो करना है एंड रेजिस्टेंस का काम क्या है? रोकना है। तो इसी की वजह से, यही प्रोसेस की वजह से जो है हीट जनरेट होता है। जैसे मैकेनिकल कोई डिवाइस होता है, उसमें भी हीट क्यों प्रोड्यूस होता है पता है? क्योंकि वहाँ पर लगातार फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जो मैकेनिकल डिवाइसेस में एक पार्ट दूसरे पार्ट से लगातार टच में जो है फ्रिक्शन में आते हैं, एंड फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस होता है। तो सेम वे एक कंडक्टर में आप बोल सकते हैं, या फिर जो रेजिस्टेंस है उसमें हीट प्रोड्यूस इस तरह से होता है कि जो करंट का फ्लो को जब अपोज किया जाता है तो वो जो करंट क्या है वो एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो है हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, now let us see, we often observe that in our everyday life, for example, an electric fan becomes warm, if used continuously for longer time, etc. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. Purely resistive मतलब एकदम करंट उसमें से फ्लो करने नहीं देगा, दैट इज प्योरली रेजिस्टिव। तो इन दैट केस जितने भी करंट उसमें से पास होता है वो पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाता है? ऑल गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है,
तो इसका बहुत ही यूज़फुल इफेक्ट भी होता है। हम घर में कई अप्लायंसेस में इस चीज़ को, इस फिनोमेना को यूज़ करते हैं अपने काम में लगाने के लिए। अगर इसको हमने सेफली यूज़ किया तो ये कई कामों में हमको हेल्प कर सकता है। एंड अगर इसको हमने केयरफुली हैंडल नहीं किया तो इट कुड बी डेंजरस ऑल्सो। लाइक आयरन को हमने जलते हुए जो है किसी के ऊपर लगा दिया तो दैट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। ठीक है, तो वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइजली। एंड इस तरह से कैसे हम यूज़ करेंगे ताकि ये हमारे लिए एक यूज़फुल चीज़ बन जाए। ठीक है, तो ये तो आपने हीटिंग इफेक्ट को समझ लिया ना कि किस तरह से जो हीट है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है प्रोड्यूस होता है। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना बच्चों कि अगर आप जिसमें से करंट पास कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस लो है या कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, वो करंट आसानी से पास कर जाएगा, उसमें से कोई आपका हीट एनर्जी या हीट जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन उस करंट को जब आप रेजिस्टेंस के थ्रू पास कराने की कोशिश करिएगा तब करंट को जो है रोकने का कोशिश किया जाएगा उस रेजिस्टेंस के ज़रिए। करंट पास करेगा और रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, तो ये दोनों में जो एक लड़ाई होगा, इस लड़ाई की वजह से जो है उसमें हीट जनरेट हो जाता है। ठीक है, नाउ हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है क्योंकि एक सर्किट में से कितना हीट जनरेट हो सकता है उसके लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं एंड अकॉर्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल्स हम उसके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो डिराइवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस होगा इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट अस फाइंड आउट अ फॉर्मूला फर्स्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी, हम पहले ही सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। एंड ये भी मैंने आपको बताया था कि चार्जेस अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है दैट मीन्स सर्टेन वर्क इज डन। एक चार्जेस, मान लीजिए कंडक्टर है, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कब फ्लो करेगा, जब ये पॉइंट ए में से पॉइंट बी में जो है चार्ज फ्लो करेंगे। एंड व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग बी से सर्टेन वर्क इज डन। फिजिक्स में कुछ भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह में अगर अपना पोजीशन चेंज करता है ड्यू टू अप्लाइंग सम फोर्स, हम उसमें क्या कहते हैं कि सर्टेन वर्क इज डन। तो उसी तरह से जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, सर्टेन वर्क इज डन। दैट मीन्स इन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, जब करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता है दैट मीन्स कुछ वर्क उसमें कंटिन्यूसली हो रहा है। नाउ व्हाट इज दैट वर्क। ठीक है, तो पहले तो आपने ये फिजिक्स में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि वर्क इज व्हाट, एफ इंटू डी, फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप बोल सकते हैं। सेम चीज़ हम इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू जो कि हमारा चार्जेस है। ठीक है, चार्जेस को हम एक जगह से दूसरी जगह फोर्स लेकर मूव करें ना, तो दैट इज सर्टेन फोर्स जो भी इसमें लग रहा है उसके जरिए क्या मूव हो रहा है, चार्जेस मूव हो रहा है विच इज क्यू। एंड डी किसका जगह ले लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी तक का जो भी डिफरेंस ये डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी चार्ज, वो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ही कवर करेगा। सो वर्क डन in moving charge q against potential difference v, we can say work done is equal to q into v। ठीक है, इन इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन इज इक्वल टू q into v। ये हमने क्या किया, q चार्ज को मूव किया अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, तो वर्क डन हो जाएगा q into v। ये हमने ले लिया इक्वेशन 1। ठीक है, डिराइवेशन समझ लीजिए, डिराइवेशन समझ जाएंगे तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे कि हीट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। ना करंट जब हमने पढ़ा था, तो करंट हमने जब पढ़ा था, करंट हमने देखा था कि करंट क्या होता है कि वो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ठीक है, एंड उसका एक फॉर्मूला हमने बनाया था, क्या था, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका मतलब क्या होता है, क्यू बाई टी का मतलब होता है 1 एम्पेयर। करंट का मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज अगर हम मूव कर रहे हैं इन 1 सेकेंड दैट इज 1 कूलम चार्ज। एंड उसी हिसाब से हमको ये फॉर्मूला आया था कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये करंट का फॉर्मूला, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था तब ये फॉर्मूला के बारे में हमने सीखा था। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ये टी एक्चुअली क्या है, कितना टाइम लगा है चार्ज को मूव कराने में। एंड बाय ओम्स लॉ वी नो R इज इक्वल टू वी बाई आई, ये भी हमने पढ़ा, R इज इक्वल टू वी बाई आई। ये रिलेशन है किसका, आर वी एंड आई का। आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, वी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब होता है करंट। ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है। तो यहाँ से हमको v का वैल्यू मिल जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो गया, i इंटू आर। नाउ ये q एंड v, ये जो वैल्यू हमने निकाला ये हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको इजीली हीट का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए w इज इक्वल टू क्यू इंटू वी है, तो w इज इक्वल टू
Q के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, I इंटू टी, ये है Q, एंड V के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, I इंटू आर। तो यहाँ पे I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। जो फॉर्मूला हमको मिलेगा यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उससे सारा का सारा जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ये काम किस लिए हो रहा है, एक्चुअली ये वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्लो किया या जो इलेक्ट्रिसिटी हमने लगाया है वो किस लिए लगाया है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए लगाया है। दैट मीन्स जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, वेयर आई स्टैंड फॉर करंट, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा हीट का फॉर्मूला। यहाँ पे वर्क डन हमने एक्चुअली किस लिए निकाला, वर्क डन हमने यही निकाला कि करंट को हम फ्लो करने में कितना काम हो रहा है। अगर वो करंट से हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस करंट का हम वर्क डन निकाल रहे हैं, दैट मीन्स जितना वर्क डन हुआ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला यहाँ से हमको मिल गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एंड इसका यूनिट जो हम यूज करेंगे वो है जूल। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे आपको हीट प्रोड्यूस करने के लिए निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, आंसर में आप यूज करेंगे जूल्स, जिसको आप कैपिटल J से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जूल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में हम लोग समझते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है इसी को ही इसमें बताया गया। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ द करंट है एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, करंट का स्क्वायर करेंगे उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना रेजिस्टेंस है वायर का, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, एंड जितने ज़्यादा टाइम तक हम करंट को फ्लो करवाएंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। यही कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप क्या बोल सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, करंट का, जितना करंट हम दे रहे हैं उसका स्क्वायर से। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या वायर से, एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ देखिए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में देखा कि स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास, ये तीनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, हीट प्रोड्यूस से। तो क्या इफेक्ट होगा इससे, अगर मैं करंट डबल कर देता हूँ, मान लीजिए सर्किट में करंट का फ्लो को मैंने डबल कर दिया, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो दैट विल बिकम्स 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि करंट को अगर मैं डबल कर दे रहा हूँ दैट मीन्स 2 टाइम्स कर दे रहा हूँ, तो करंट का हम स्क्वायर के साथ बता रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर करंट को डबल कर दिया, अगर आपको पूछा जाए कि अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो व्हाट इफेक्ट it will have on heat produced, तो you will answer the heat will become 4 times of the original। ठीक है, अगर करंट को डबल कर देंगे तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगा, इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर रेजिस्टेंस को आप डबल कर देते तो हीट भी डबल हो जाएगा, टाइम को अगर डबल कर देते, टाइम को डबल मतलब जितने टाइम तक मैं करंट दे रहा हूँ उससे डबल टाइम में करंट दे रहा हूँ, तो हीट भी उसी तरह से डबल प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इसका इन्वर्स भी बोल सकते हैं, राइट, करंट को अगर हाफ कर दिया आपने तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगा। जैसे हाफ अगर कर दिया हमने तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो करंट को अगर हमने हाफ कर दिया तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 1/4 टाइम्स कम प्रोड्यूस होगा। अगर रेजिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हाफ हो जाएगा। अगर टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट है उसको हमने हाफ कर दिया तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट था। नाउ इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ohms रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो आपने अभी देखा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर आपको हीट दिया हुआ है 100 जूल, हीट दिया हुआ है 100 जूल ईच सेकेंड, मतलब टाइम आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे जो टी का वैल्यू है वो है 1 सेकेंड, एंड जो रेजिस्टेंस है वो आर का वैल्यू है वो है 4 ohms। क्या बोला, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड वी। तो पहले हमने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो लिख लिया, हीट 100 जूल, आर जो है 4 ohms, टाइम 1 सेकेंड, एंड हम वी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, H डिवाइडेड बाई ये आर इंटू टी को आप इधर लेके आएंगे तो
ये नीचे आ जाएगा, राइट। नाउ ये स्क्वायर है, इसको आप यहाँ लेके आइए, तो करंट इज इक्वल टू व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट, h बाई स्क्वायर रूट ऑफ h बाई r इंटू टी, क्योंकि ये स्क्वायर को हम इधर लेके आ रहे हैं, जिस मैथमेटिकली जो हम करते हैं। तो ये i का यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। हम i क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको v निकालना है। v हम तभी निकाल पाएंगे हम ओम्स लॉ को यूज़ करके, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस पता है। अगर i पता चल जाता है तो हम v आराम से निकाल पाएंगे यूजिंग ओम्स लॉ। तो आप जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए, h की जगह पे 100, r की जगह पे 4, t की जगह पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 100/4, एंड 100/4 मीन्स √/25, तो √/25 क्या हो जाएगा 5, दैट इज 5 एम्पेयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। तो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। आप बाय ओम्स लॉ यहाँ पे लिख लेना सही है, इससे पहले बाय ओम्स लॉ क्या पता है हमको, R इज इक्वल टू V बाई आई, तो यहाँ से V निकाल सकते हैं ना आराम से, R इंटू आई करके, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई हमको मिल गया 5 एम्पेयर, एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज 4 ओम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, ठीक है। तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने से पहले है ना, आपके दिमाग में फॉर्मूला आने से पहले उसका कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो फॉर्मूला जो है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए कि क्या कंसेप्ट इसमें हम यूज़ करें, उसके बाद उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्या फॉर्मूला है, तब आप उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला क्या डालूँ, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन 2, calculate the heat produced when 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या है पहले इसको आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर हमको Q दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, राइट, टाइम दिया हुआ है, टाइम T का वैल्यू दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V दिया हुआ है, तो Q T एंड V दिया हुआ है, एंड हमको बोला गया है कि हीट प्रोड्यूस कितना हुआ है वो निकालने के लिए। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना। अब इसमें से क्या क्या अवेलेबल है, क्यू हमारे पास अवेलेबल टी है, और हमारे पास अवेलेबल है वी, लेकिन आई और आर अवेलेबल नहीं है। देखिए अभी हमको आई और आर चाहिए, हमको यहाँ पे वी पता है और टी पता है, ठीक है। आई का क्या होता है, आई करंट का क्या कंसेप्ट है, करंट का कंसेप्ट है क्यू बाई टी, तो यहाँ से आप आराम से आई निकाल सकते हैं, है कि नहीं, आई निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्यू भी पता है, टी भी पता है, एंड उसके बाद आर चाहिए आपको, तो आर के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ओम्स लॉ का जो कंसेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या बताता है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वी तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई यहाँ से निकल जाएगा, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई करेंगे, एंड देन ये दोनों को इसमें पुट करेंगे हम, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी कैसे किया है यहाँ पर। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। नाउ क्यू यहाँ पे 96,000 दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 1 आवर, इसको हमको क्या करना है, सेकेंड में चेंज करना है। तो आवर 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो इंटू 60, फिर मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे अगेन इंटू 60, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड। कितने को तो यहीं पर ही गलत हो जाता है, ठीक है, कि आवर से सेकंड में कैसे चेंज करें ये पता नहीं होता है। तो 3600 सेकंड 1 आवर हो गया। अब हमको क्या करना है, ये वाला काम करना है, करंट निकालना है, आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 96,000 बाई 3600, ये पीछे से 2 0 कट जाएगा, क्या बचा 960 बाई 36, इसको हम लोग 218 या 36 248 है ना, 2 4 जा 8 2 8 जा 16, देन 2 9 जा 18 2 2 जा 4 240, तो 240 डिवाइडेड बाई 9 आप करेंगे 26.67 एम्पेयर का करंट आपको मिलेगा। करंट आपको मिल गया, अब क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, क्योंकि हीट किसके किसके ऊपर डिपेंड है, हमको हीट प्रोड्यूस करने, हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये निकालने के लिए बोला गया, और हम ऑलरेडी हमको पता है हीट जो है करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर डिपेंड है। करंट हमने निकाल लिया, टाइम हमारे पास है, अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, बाय ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो वी हमारे पास 50 दिया हुआ है, आई हमने निकाला हुआ है 26.67, फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड रफ में कैसे करेंगे, 26.67, आप ये पॉइंट उठा के ऊपर 0 लगा दीजिए, उसके बाद ये 5000 को इससे डिवाइड करिए, ठीक है। ये डेसिमल का कैलकुलेशन बॉस फिजिक्स में थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, जो आप डेसिमल से भागने का बचने की कोशिश करते हैं वो इसमें नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से इसको डेसिमल कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस कर, ऐसा नहीं कि देख कर लिख दिया। ये कैसे आया ये आप डिवाइड करना है कॉपी में, ये मैंने बता दिया क्या डिवाइड करना है, ठीक है।
तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, 1.87 ओम्स आ गया। अब हम हीट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हीट के लिए हमारे पास करंट का पता है, हमको पता है रेजिस्टेंस एंड हमको पता है वोल्ट। तो नाउ हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आई कितना है, 26.67 आई का वैल्यू 26.67 है, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1.87 एंड 3600 हमारा टाइम है। टाइम 1 आवर दिया हुआ था, बट हमको उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना था, तो 3600 सेकंड। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, देन इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करने के बाद ये वैल्यू आएगा 4788,400। कितना है ये, 47,88,400 जूल। तो जूल को हम फिर किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो जैसे इसमें पॉसिबल लग रहा है। तो जूल टू किलो जूल अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, जूल टू किलो जूल क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, जस्ट लाइक मीटर टू किलोमीटर या लीटर टू किलोलीटर करते हैं वैसे ही। तो जूल से किलो जूल में हमने कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई 1000 करके ये आ गया हमारा हीट प्रोड्यूस्ड किलो जूल। 4788.4 किलो जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें आपको देखिए हमको अगर ये फॉर्मूला सोच अगर लेके बैठ जाते हैं कि आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आप फिर घबरा जाते हैं कि इसमें ना आई है ना आर है, निकाले तो निकाले कैसे। तो इसीलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको पहले कंसेप्ट को समझ लेना होगा। जैसे ये कंसेप्ट को समझ लिया कि हाँ ये होता है, ठीक है, एंड फिर उस हिसाब से आपको फार्मूला आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या क्या फार्मूला मैं इसमें यूज़ करूँ ताकि मेरा सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस 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 इज द ओनली थिंग जिससे आप मास्टर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। नाउ ये हमने हीटिंग इफेक्ट और उसका फॉर्मूला से कुछ सवाल भी बना लिए। अब देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला कि ये हीटिंग इफेक्ट को अगर हम बुद्धिमानी से वाइजली अगर यूज़ करें तो ये हमारा डे टू डे वर्क को काफ़ी आसान बना सकता है। तो आपको दिख रहा है अभी कुछ डिवाइसेस, जिनमें से कुछ डिवाइसेस जो है आप में से कईयों के घर में होता है, तो पता चल गया कि इससे हमको कितना आसानी होता है। यह आयरन आपको दिख रहा है, इसमें जो नीचे का लेयर है ये गर्म हो जाता है। जस्ट ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये एक हीटर है, हीटर दूसरे और का मतलब कुकिंग हीटर भी होता है, ये एक रूम हीटर है। ठीक है, इससे क्या होता है कि रूम को गर्म रख सकते हैं या फिर जो कुकिंग हीटर है उससे खाना पका सकते हैं उस हीट को यूज़ करके। ये आप इलेक्ट्रिक केटल बहुत लोग यूज़ करते होंगे घर पे। ये क्या है, माइक्रोवेव है या फिर ओवन बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक ओवन भी बोल सकते हैं, इसमें खाना गर्म किया जा सकता है। ये क्या है, टोस्टर है। ये सब में क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को तो यूज़ नहीं करते इसमें हम लोग हीट को यूज़ करते हैं। एक्चुअली मेन जो इसमें एनर्जी चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं कोई पावर सोर्स से, एंड इसके अंदर जाने के बाद वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ना यहाँ पे, गोल्डन या रेड कलर का जो दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ये जस्ट वो रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो गया, एंड उसके वजह से ये मतलब इतना गर्म हो जाता है कि वो लाल हो जाता है। ठीक है, ना यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है, जो रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली बहुत ही हाई होता है। कम मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होंगे। अगर कम मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, हीट जाते ही ये पिघल जाएगा और ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह का वायर या फिर रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली बहुत ज़्यादा हो। तभी ये लोग क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़्यादा करंट उनको मिलेगा उतना ज़्यादा हीट वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, और उस हिसाब से हम अपने डिवाइसेस का जो है काम करा सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो कुछ तो हम जो है अप्लाइंसेस या डिवाइसेस में यूज़ करते हैं अपने सहूलत के हिसाब से। जैसे इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, अंडा उबाल सकते हैं। टोस्टर में हम ब्रेड को टोस्ट में चेंज करते हैं, है ना। आयरन का फंक्शन सबको पता ही है, बहुतों ने यूज़ किया हुआ है। तो अभी आपको पता चला कि इसमें गर्मी कैसे पैदा हो जाता है, जैसे हम उसमें करंट को पास कराते हैं, क्योंकि वो करंट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड करंट को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो जो रेजिस्टेंस है वो गर्म हो जाता है, अपने से पास करने नहीं देता है। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए फिर वो गर्मी की वजह से जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें वो गर्मी क्यों नहीं होती है, या फिर वो क्यों नहीं पिघल जाता है उस गर्मी से। क्योंकि जिस वायर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा रहा है उस रेजिस्टेंस में,
वो उसका रेजिस्टिविटी बहुत ही लो है, वो जो है करंट को होल्ड नहीं करता है, वो करंट को पास करा देता है। करंट को होल्ड करने से ही जो है गर्मी उसमें हीट पैदा होगा। तो जिस वायर, ये जो जैसे कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक केटल में ये आप देख रहे हैं, इसको क्या करते हैं, इसको पहले प्लग में डालते हैं तो इसके थ्रू से कनेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाता है, लेकिन ये गर्म नहीं होता है, ना ही ये पिघलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वायर यूज़ किया गया है उसका रेजिस्टेंस बहुत लो है, इसमें ये अपने करंट को रोकता नहीं है, पूरा का पूरा करंट को फ्लो करा देता है, पास करा देता है। एंड इसमें से होते हुए जब इस डिवाइस में घुसता है, इस डिवाइस में रखा हुआ जो रेजिस्टेंस है वो करंट को आगे पास नहीं करता, वो क्या करता है, उसको रोकता है। एंड उसको रोकने की वजह से ही इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा हीटिंग इफेक्ट इसका जो अप्लाइंसेस है, वो बल्ब में आपने देखा होगा, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। वो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बल्ब में जो रेजिस्टेंस यूज होता है उसको फिलामेंट हम कहते हैं, एंड वो यूजुअली जो है टंगस्टन का बना होता है। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, जो फिलामेंट उसमें है वो हीट जितने भी जनरेट होता है उसको रिटेन कर लेता है। ठीक है, एंड इसकी वजह से ये हॉट होके ग्लो करने लगता है। ये ना एक्चुअली जलने का, जैसे आग जलता है वैसे ये जल रहा है, ये हॉट होके जो है ग्लो करने लगा है। ठीक है, एंड ये ग्लो की वजह से जो है चारों तरफ रोशनी फैलता है। तो टंगस्टन इसमें क्यों यूज होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई है, इट्स 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इस टंगस्टन को इसमें एज ए फिलामेंट यूज किया जाता है। एंड ये जो बल्ब को बनाया जाता है ना, इसके अंदर एक खास तरह का गैस होता है जो इस टंगस्टन को या इस फिलामेंट को एक लॉन्ग लाइफ देता है। और वो गैस क्या है, एक्चुअली केमिकली इनएक्टिव एक नाइट्रोजन गैस होता है, साथ में आर्गन गैस होता है। ये दोनों को मिला के जो है इसमें भर दिया जाता है, ये जो फिलामेंट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप बोल सकते हैं, या फिर इसका लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी पावर ये फिलामेंट कंज्यूम करता है तो वो एज अ हीट वो जनरेट करता है, एंड ये हीट होने की वजह से जो है ये ग्लो करने लगता है और चारों तरफ रोशनी, आप अंधेरे में जब उसको जलाएंगे तो चारों तरफ आपको रोशनी दिखेगा। ठीक है, एंड कभी भी भूल से भी इसको आप बेयर हैंड से टच करने नहीं जाएगा। ये 1 मिनट भी जल लिया ना, इसमें इतना हीट प्रोड्यूस हो जाता है कि आप उसको जस्ट टच कर देंगे तो आपको पूरा वो छाले पड़ जाएंगे, इतना गर्म ये हो जाता है। ठीक है, एंड थर्ड जो इसका हीटिंग इफेक्ट है, ये हम घरों में यूज़ करते हैं इन फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप अपना घर का पेरेंट्स को लेके जाइएगा, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं उनको पूछिएगा कि फ्यूज़ क्या होता है, कहाँ पे लगाया जाता है, तो वो लोग आपको बता देंगे। फ्यूज़ किस लिए यूज़ होता है घरों में, बेसिकली कि अगर कोई किसी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा हो जाए तो उसको ब्रेक करने के लिए फ्यूज़ को यूज़ है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी सडनली अगर ज़्यादा आ जाता है वो, तो वो क्या होता है, डेंजरस होता है। तो उसको बचाने के लिए फ्यूज़ का यूज़ किया था। फ्यूज़ का काम क्या होता है एक्चुअली, फ्यूज़ में ये देखिए, जैसे एक फ्यूज़ है, यहाँ पर एक इस तरह का रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ठीक है, तो अगर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी का पावर अगर बढ़ेगा, ये फ्यूज़ जनरली कैसे कनेक्टेड रहता है, ये इन सीरीज कनेक्टेड रहता है हमारे घर के जो कनेक्शन है उससे इन सीरीज में ये कनेक्शन में रहता है। इसीलिए अगर फ्यूज़ कभी उड़ जाता है, आपने ये बहुत बार कहते हुए सुना होगा, फ्यूज़ उड़ गया। तो ये फ्यूज़ उड़ने का मतलब क्या है कि सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है, ये फ्यूज़ का फंक्शन ही यही है कि अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो इसमें जो ये पतला सा वायर आपको इसके अंदर दिख रहा है, तो इसमें एक हीट जनरेट हो जाएगा, और ये हीट जनरेट होने की वजह से बीच में से टूट जाएगा या पिघल जाएगा, बिकॉज इसमें ऐसा एक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत ही कम होता है। तो थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर हीट इसमें हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। इससे जो डैमेज हो सकता था ड्यू टू हाई करंट वो बच जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन या पेरेंट्स को पूछें कि फ्यूज़ क्या है, वो आपको दिखा देंगे। इवन ये वाला चीज़ तो आपने बहुत कॉमनली देखा ही होगा, घरों में मीटर के नीचे ये लगा रहता है। ठीक है, इसको भी एक तरह का फ्यूज या सर्किट ब्रेकर कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक खास मटेरियल से बना रहता है जिससे कोई इलेक्ट्रिसिटी या आपको छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन ये है मेटल, ये भी है मेटल, इसके दोनों एंड में एक वायर कनेक्टेड रहता है पतला सा इस तरह का। ठीक है, और इसको यहाँ पे डाल दिया जाता है अंदर। तो जैसे ही सडन एक हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करता है किसी वजह से, तो सबसे पहले इसका ये जो वायर है ये ब्रेक हो जाता है,
या टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है, जो भी आप बोल सकते हैं। और ये मेल्ट होने की वजह से पूरा का पूरा जो कनेक्शन है घर का वो ऑफ हो जाता है, जिससे कोई डेंजर या कोई एक्सीडेंट घर में होने से बच जाता है। तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट को कैसे यूज़ किया गया, क्योंकि ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इतना लो होता है कि थोड़ा सा भी ओवर हीट अगर हो जाए तो ये टूट जाता है। तो ये हीट होने की वजह से ही ये टूट रहा है, ठीक है। तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट को, ये तो मेन बहुत कॉमन या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, हम रेगुलर वाइज करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था और ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये टॉपिक, लेकिन आई होप आपको समझ में आया कैसे ये हीट जनरेट होता है एंड कैसे इसको हम जो है अपने काम में लगाते हैं, है ना। हर चीज़ का जो है दो इफेक्ट होता है, मतलब दो तरह का यूज हो सकता है या फिर दो तरह का इफेक्ट हो सकता है, एक हार्मफुल एक यूज़फुल। अगर हमने इसको प्रॉपरली हैंडल किया, ठीक है, विथ प्रिकॉशन, तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिसिटी का, और ज़्यादा कुछ टॉपिक बचा नहीं है हम करेंगे उसके बाद, क्योंकि मैंने बोला हुआ है आपको कि न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा, तो जल्दी से हमारा ख़त्म हो जाए बस, उसके बाद हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।